नमस्कार, देश की बात में हाजिर है और पहले बात हिमाचल प्रदेश की राजनीति की। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिलहाल बच गई है। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, वहां की अध्यक्ष कांग्रेस की प्रतिभा सिंह, केंद्रीय पर्यवेक्षक डी.के. शिवकुमार, भूपेंद्र हुड्डा समेत अन्य नेताओं के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और कांग्रेस की सरकार अगले 5 साल तक चलेगी, कहना रहा है। ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं रहा, लोकसभा चुनावों की तैयारी मिलकर की जाएगी। इसके लिए एक समन्वय समिति बना दी गई है 6 सदस्यों की। इसके अलावा आपको बता दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सचिवालय में कैबिनेट बैठक हो रही है और सुबह हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था। तो फिलहाल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार और उनकी कुर्सी भी लग रहा है फिलहाल बच गई है। तो क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नेताओं ने, आइए सुनते हैं। सर क्या सीएम बने रहेंगे और 5 सालों तक यही सीएम रहेंगे? 5 years there will be a Congress government and our honorable Chief Minister Sukkhu is sitting adjacent to me. Sukkhuji will continue till for 5 years? See, I am telling you, we have a Congress government, I say. Congress government is there. Yes. Sukkhu is the Chief Minister. He will be the Chief Minister. Why are you worried about it? I'm not worried, sir. I'm asking because why you are no question. Why you are putting a hypothetical question when he is Chief Minister, sitting Chief Minister, he is Chief Minister. Rest of all MLAs want 5 years Congress government. All are united. The High Command has chosen Mr. Sukkhu, which has been proposed by PCC प्रेसिडेंट। हमने ईमानदारी से सरकार चलाई है। हमने लोगों की समस्याओं का जब से निपटारा करना शुरू किया है, ये लोग किसी न किसी राजनीतिक षड्यंत्र से कांग्रेस की सरकार को गिराने का दायित्व कर रहे हैं। मैं आज फिर भी कहता हूं, हम निश्चित तौर पर हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में और 5 साल हम हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार चलेगी। आप लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है ये, इसमें हम कोई दूसरी बात नहीं कहना चाहते। और मैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की ओछी राजनीति का परिचय वो दे रहे हैं, ना मेजोरिटी है ना वो कुछ है, वो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रकार का जनता जवाब देगी। विधायक तो चले गए, जनता के वोट से जो विधायक चुनकर आता है और उसके बाद बिक जाता है, तो जनता के उस क्षेत्र की जनता उनका फैसला आने वाले समय में जरूर करेगी। बहुत दुख है और खेद है इस बात का कि हम राज्यसभा की सीट को नहीं जिता पाए। एक बहुत ही एमिनेंट लॉयर देश के नंबर 2 या 3 पर जो आते थे, उनको यहाँ से कैंडिडेट बनाकर हमने फील्ड में उतारा था, उसमें हम सफलता हासिल नहीं कर सके। उस बात का हमको सबको बहुत खेद है। अब अगली चुनौती हमारे पास लोकसभा की चुनाव है, उसमें हमें सब एकजुट होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल बढ़ाकर हमने इन सीटों को जीतना है। पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और जो कुछ छोटी मोटी बातें थी वो हमने बैठ के सॉर्ट आउट। और राजस्थान से खबर आ रही है। राजस्थान अपने पर्यटन के लिए मशहूर है और राज्य की कमाई का बड़ा भाग पर्यटन के क्षेत्र से आता है। ऐसे में राजस्थान के आमेर में एक हादसे में रूस की महिला पर्यटक जख्मी हो गई। उसे एक हथनी ने सूंड से जमीन पर पटक दिया। 13 फरवरी के एक सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि हाथी ने किस तरह से महिला को अपनी सूंड में पकड़कर हिलाया और फिर जमीन पर गिरा दिया और पटक दिया। और इसी हाथी ने अक्टूबर 2022 में भी एक शख्स को गंभीर रूप से घायल किया था। देखिए, घटना पुरानी है। 13 फरवरी की ये घटना है। एक महिला पर्यटक को चोटिल किया हाथी ने। तत्काल प्रभाव से तात्कालिक अधीक्षक ने उसको बैन किया और डायरेक्टर सर को एक लेटर लिख दिया कि इनको स्थायी रूप से बंद करने के लिए अब निर्णय अपेक्षित है। इसके अलावा हमने पर्यटक को तुरंत अपनी गाड़ी से SMS हॉस्पिटल पहुंचाया और उसको हर संभव जो सहायता प्रशासन कर सकता था पहुंचाने में या सहयोग करने में जो हमने किया उसको। और सुमंत बिंदु माधव, पशु अधिकार कार्यकर्ता हमारे साथ। सुमंत जी, यही सवाल जो ये दृश्य सामने आए बहुत चौंकाने वाले हैं, क्योंकि पर्यटन एक कमाई का बहुत बड़ा जरिया और ऐसे में अगर विदेशी पर्यटक के साथ इस तरह से होता है तो हमें गौर करना होगा कि हाथी की भी सेहत कैसी होगी। क्या आकलन, आपको क्या लग रहा है
जो हमारे जानवर हैं उनको दिखावे के लिए तो यूथ प्रयोग बहुत किया जाता है, क्या रहा होगा हालात? जी, आमेर फोर्ट में जो है 100 से ज़्यादा हाथी है वहाँ पे, जो हर रोज़ टूरिस्ट को लेके जाने के लिए उपयोग करते हैं ऊपर और नीचे। ये 2018 में AWBI जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने एक सर्वे किया था और एक स्टडी किया था जिसमें हमें पता चला है कि ऑलमोस्ट 50% वहाँ पे जो हाथी है वो अनफिट है ये राइड्स प्रोवाइड करने के लिए। जो टूरिस्ट को ऊपर और नीचे ले जा सकते हैं उसके लिए वो अनफिट है। इनफैक्ट ये गौरी जो अभी हाथी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको भी अनफिट फॉर राइड्स डिक्लेयर किया गया था 2018 में। ये जो प्रैक्टिस हो रही है आमेर फोर्ट में हाथियों के उपयोग को, ये बहुत ही क्रूअल है। इसके वजह से हाथियों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है और वो हमेशा या तो माहौत पे या तो किसी टूरिस्ट के ऊपर दिखाया जाता है। ये बहुत ही अनसेफ है और काफ़ी सारे हाथियों को ट्यूबरकुलोसिस भी है जो लोगों को भी स्प्रेड हो सकती है, तो रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। ये एक हाथी के सर्विसेज सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम हाथियों को ये सर्विस से हटाया जाए कम्प्लीटली और ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उसको यहाँ पे लागू किया जाए। ठीक है सुमंत, एक तरफ पर्यटन है, दूसरी तरफ हमारे पशुओं की सेहत है, तो क्या कुछ रास्ता निकलता है? क्या कुछ पैरामीटर्स है जिनका ध्यान सरकारों को या जो इनको जानवरों को रखते हैं उनको रखना चाहिए? एब्सोल्युटली, तो सारे जानवर जो है उनका रेगुलरली हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की चेक होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो ये हाथियों की मेंटल हेल्थ के बारे में भी सजेस्ट करते हैं। लेकिन ये जो हाथी है और जो लोग ये हाथियों के साथ जुड़े हैं उनको रिहैबिलिटेट करना चाहिए किसी और जगह पे जो एंटरटेनमेंट के लिए ये ना इस्तेमाल किया जाए और लोगों के लिए कोई ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड के बारे में सोचना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि हाथियों का प्रयोग ही ना किया जाए यहाँ पर? एग्जैक्टली। अभी हमारे यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, हम ई-रिक्शाज या कुछ भी कर सकते हैं और यही जो लोग जो हाथियों के साथ हैं उनको ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चुनौती आ जाती है कि एक दूसरा रोजगार का तरीका कैसे दिया जाए, और पशुओं के जरिए ही कमाई करते हैं ये लोग और पूरा ठेके सिस्टम चलता है, तो हमारे जो पशु हैं उनकी सेहत पर असर पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमंत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये जो तस्वीरें आई थी वाकई में चिंताजनक थी। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 नाबालिग बहनों के शव पेड़ से लटके हुए मिले हैं। बुधवार शाम दोनों बहनें लापता हो गई थी। परिजन उन्हें ढूंढते हुए खेत पर पहुंचे, तब दोनों के शव फंदे से लटके हुए मिले। परिजनों ने एक ठेकेदार समेत 3 लोगों पर गैंग रेप का आरोप लगाया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। परिजनों ने ये भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने आपत्तिजनक वीडियो भी बनाए थे। लोकल पुलिस फोर्स और फोरेंसिक की टीम और सीनियर ऑफिसर्स ने मौके पे जाकर के मौका मुआयना किया। फोरेंसिक की टीम ने वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराई। साथ ही साथ बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा कराया जा रहा है। ये दोनों बच्चियां आपस में रिलेटिव हैं। जो तहरीर परिवारजनों द्वारा दी गई है उसके आधार पे धारा 376D, 306 और पॉक्सो आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। परिजनों ने जिन लोगों पर आरोप लगाया है उसमें तत्काल तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। तो तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जमीन से हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी। कानपुर के अंदर एक पेड़ के ऊपर 2 नाबालिग बच्चियों का शव मिला। घर वालों का कहना है कि उन दोनों बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ। घर वाले जो हैं बच्चियों के साथ एक ईंट की भट्टी में काम करते थे और ईंट की भट्टी, उनका कहना है कि ईंट की भट्टी के मालिक के बेटे ने और उनके भतीजे ने मिलकर ये दुष्कर्म किया। उन दोनों नाबालिग बच्चियों की वीडियो बनाई थी और उनको ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करी थी। दोनों नाबालिग बच्चियां आपस में रिलेटेड हैं और जब दोनों बच्चियां मालिक के पास गईं, ईंट की भट्टी के मालिक के पास गईं और शिकायत करी, तो ईंट की भट्टी के मालिक ने उनकी मार लगाई और उनको धमकाया भी। फिर 28 तारीख को शाम को घर वालों के लिए खाना बनाने के बाद जब दोनों बच्चियां खेत में गई तो काफी समय तक लौटकर नहीं आई। फिर परिजनों ने उसे ढूंढने की कोशिश करी तो फिर उनका शव जो है उनका शव पेड़ से लटका हुआ मिला। अब परिवार वालों का मानना है कि दोनों बच्चियों ने शर्म में आकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने
तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके ऊपर पॉक्सो के अलग अलग धाराओं के साथ पॉक्सो की भी धाराएं लग गई हैं और पुलिस अभी तहकीकात कर रही है। तो पुलिस तहकीकात कर रही है इस मामले में। उधर गुजरात की एक लॉ यूनिवर्सिटी में पिछले साल सितंबर में छात्र और छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और फटकार लगाई है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हुई घटना की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के बाद नाराजगी जताते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि जब यहाँ के ये हाल है तो बाकी जगह क्या होगा। यौन उत्पीड़न की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने और मीडिया खबरों के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने सुओ मोटो दाखिल करके जांच के आदेश दिए थे, लेकिन इसी मामले की जांच के लिए बनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देकर हाईकोर्ट ही खफा हो गया। अदालत ने संस्थान को फटकार लगाई है और रिपोर्ट को डरावना और परेशान करने वाला बताया है। अदालत ने संस्थान के लापरवाह रवैये पर एक कड़ा एतराज जताया। कोर्ट ने इस बात पर भी कड़ी आपत्ति जताई कि संस्थान के रजिस्ट्रार ने सब कुछ ठीक होने का दावा करने का दुस्साहस कैसे किया। उधर जोधपुर शहर के एक विश्वविद्यालय में यौन उत्पीड़न का मामला एक विवाद बढ़ता जा रहा है। आरोपी प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है। बुधवार को विश्वविद्यालय परिसर में एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पीड़ित छात्र भी सामने आए और आरोपी प्रोफेसर के कारनामे बयां किए। छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने सब कुछ लिखकर दे दिया, लेकिन पुख्ता कार्रवाई नहीं हो रही है। अब तक 38 शिकायतें सामने आ चुकी हैं। छात्र आरोपियों को नौकरी से निकालने की मांग पर अड़े हुए हैं। राम रहीम को पैरोल पर पंजाब हाईकोर्ट ने उठाए सवाल हैं और आगे से बिना कोर्ट की इजाजत के राम रहीम को ना दे पैरोल, ये कहा है। हरियाणा सरकार से ये जवाब भी मांगा है, पूछा है कि राम रहीम की तरह कितनों को पैरोल मिल सकती है। साथ ही ये भी पूछा है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कि पैरोल की कितनी अर्जियां आई हैं और कितनों को दी गई है इस तरह की पैरोल जैसे इन्हें दी गई। और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आज फिर से हरियाणा सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि गुरमीत राम रहीम को जब भी पैरोल देना होगा उससे पहले आप हाई कोर्ट से इजाजत लेंगे। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एक याचिका सुन रही थी। उस याचिका में ये मांग की गई थी कि कैसे गुरमीत राम रहीम को बार बार हरियाणा सरकार आसानी से पैरोल दे देती है। उस याचिका में यह भी कहा गया था कि क्यों दूसरे ऐसे जो कैदी हैं या जो मुजरिम हैं, जो सजायाफ्ता मुजरिम हैं, जेलों में बंद हैं, क्या उनको भी ऐसे ही जल्द से जल्द पैरोल मिलती रहती है या फ्रीक्वेंटली पैरोल मिलती रहती है। और इस बात का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने न सिर्फ टिप्पणी की है बल्कि हरियाणा सरकार के वकील से जवाब भी दायर करने को कहा है कि अगली सुनवाई में आप हरियाणा सरकार से वो आंकड़ा लेकर आएं जिससे ये पता चले कि ऐसे सजायाफ्ता लोगों को कितनी बार वैसे पैरोल दी जाती है। गुरमीत राम रहीम के पैरोल की खबरें अक्सर आती रहती हैं और अक्सर हेडलाइंस में ये खबरें इसलिए मिलती हैं क्योंकि गुरमीत राम रहीम रेप के आरोपी हैं और करीब 20 साल की सजा काट रहे हैं और हरियाणा के रोहतक जिले में सुनारिया जेल में बंद होते हैं। लेकिन अक्सर उनको कभी 30 दिन, कभी 40 दिन और इस तरह से अलग अलग तारीख में अलग अलग ड्यूरेशन के लिए पैरोल मिल जाती है। कैरेक्टर को और उनके रीजन को, जो वजह या कारण वो अपने एप्लीकेशन में देते हैं, उसको देखते हुए उन्हें पैरोल मिल जाती है। अब देखना होगा कि क्या लोकसभा चुनाव, जो आगे आने वाले लोकसभा चुनाव हैं जिनके डेट्स की घोषणा अभी नहीं की है चुनाव आयोग ने, क्या उस वक्त उनको पैरोल मिलती है और अगर मिलती है तो हरियाणा सरकार या पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्या उनको वो इजाजत देती है या नहीं। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। ईडी की टीम पर हमला होने के 55 दिन बाद आखिरकार टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल वो 10 दिन की पुलिस रिमांड पर है और उसके लापता होने से लेकर अचानक गिरफ्तारी तक पूरी रिपोर्ट देखिए। सफेद शर्ट, सफेद पजामा और जैकेट पहने शाहजहां शेख के चलने के अंदाज से समझ लीजिए कि उसे पुलिस और कानून का कितना डर है। वो आराम से अदालत में दाखिल होता है और कुछ ही देर में अदालत उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज देती है। इसके बाद टीएमसी का फैसला आता है कि उसे निलंबित कर दिया गया है। The All India Trinamool Congress
have decided to suspend Sheikh Shah Jahan from the party for 6 years. Read my lips. टीएमसी ने शेख शाहजहां को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित करने का फैसला किया है। 2 तरह के राजनीतिक दल हैं, एक सिर्फ बोलती है करती कुछ नहीं, दूसरी जो कहती है वो करती है। टीएमसी भी वही है। Talk. But the Trinamool Congress does walk the talk. उसे गुरुवार तड़के 3 बजे पश्चिम बंगाल पुलिस ने मिनाखा इलाके से गिरफ्तार किया। वो बीती 5 जनवरी से फरार चल रहा था। 5 जनवरी को जब 9,000 करोड़ के राशन घोटाले में ईडी की टीम उसके यहाँ छापेमारी करने गई तो टीम पर हमला हो गया, जिसमें ईडी के 5 अधिकारी बुरी तरह घायल हो गए थे। आरोप है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस मामले में हल्की धाराओं में केस दर्ज किया और जानबूझकर शाहजहां और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार नहीं किया। ईडी की पहल पर शाहजहां के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ। फिर ईडी इस मामले की जांच के लिए एसआईटी की मांग करते हुए हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने पश्चिम बंगाल पुलिस और सीबीआई की एसआईटी बनाने का आदेश दिया, लेकिन इस आदेश के खिलाफ ईडी हाई कोर्ट की डबल बेंच पहुंची और कहा कि एसआईटी में उन्हें भी शामिल किया जाए। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी। इसी बीच पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से हाई कोर्ट में कहा गया कि कोर्ट ने मामले पर स्टे लगा दिया था, इसलिए शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया। कोर्ट ने कहा, इसका मतलब है कि आपको पता है शाहजहां शेख कहां है। कोर्ट ने कहा कि हमने शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई है, उसे गिरफ्तार करें। पश्चिम बंगाल पुलिस, ईडी या सीबीआई कोई भी गिरफ्तार कर सकता है। और इस सुनवाई के कुछ घंटों बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया। इट्स ए अंडरस्टैंडिंग अरेस्ट एश्योर्ड बाय दी ममता सरकार कि आपको कुछ होने वाला नहीं है, आपको 5 स्टार फैसिलिटी मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करने का परमिशन है। जितना टाइम तक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का पास ये छोटा दाऊद नहीं जा रहा है, इतना टाइम तक जस्टिस मिलने वाला नहीं है। ईडी के मुताबिक इस घटनाक्रम से साफ है कि शाहजहां शेख पश्चिम बंगाल पुलिस के पास था। वो चाहते तो किसी भी मामले में उनकी गिरफ्तारी कर सकते थे। ईडी को पता था शाहजहां के घर में करोड़ों रुपए और हथियार थे, इसलिए उसे फरार करवाया गया। शाहजहां शेख को फिलहाल सीआईडी मुख्यालय में रखा गया है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो बात लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 1 या 2 मार्च को आ सकती है। उम्मीदवारों की लिस्ट पर बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। आज दिल्ली में शाम में कुछ देर में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है और पहली लिस्ट में करीब 100 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री भी इस बैठक में शिरकत करेंगे।